नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर महाराष्ट्र से है। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने जनवरी 2018 में कोरेगांव भीमा हिंसा की जांच कर रहे आयोग से महाराष्ट्र के मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समन करने की मांग की है। आंबेडकर चाहते हैं कि फडणवीस से भी पूछताछ की जाए, जो घटना के समय राज्य के मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने इस संबंध में आयोग को पिछले सप्ताह एक चिट्ठी लिखी है। मैं चाहूँगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव सुमित मलिक और पुणे के पुलिस अधीक्षक सुएज हक से पूछताछ की जाए। आयोग से अनुरोध है कि इसी क्रम में पूछताछ की व्यवस्था की जाए। आयोग ने आंबेडकर को 5 जून को पेश होने को कहा था, लेकिन उन्होंने पत्र में सूचित किया कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से उक्त दिवस पर वह मुंबई में नहीं रहेंगे, लेकिन 14 और 15 जून को उपस्थित हो सकते हैं। मलिक अब आयोग के एकमात्र सदस्य हैं, जिनके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त JN पटेल हैं। दरअसल आपको बता दें कि क्या है यह पूरा मामला। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में पुणे कोरेगांव भीमा स्थित युद्ध स्मारक पर 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुणे के पेशवा के बीच हुए युद्ध की 200वीं सालगिरह मनाने के दौरान हिंसा भड़क गई थी। उस युद्ध में पेशवा की हार हुई थी और दलित समुदाय इस दिवस को मनाता है, क्योंकि लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में महार समुदाय के सैनिक भी शामिल थे। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने वर्ष 2018 के समारोह का विरोध किया था। इस बीच अम्बेडकर की मांग को लेकर मंगलवार को नागपुर में जब दलित नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यह आयोग का विशेषाधिकार है कि किसे समन किया जाए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता ने कहा कि फडणवीस ने हिंसा के दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर कानून व्यवस्था संभालने के लिए काम किया था और निश्चित रूप से समन आने पर वह आयोग के समक्ष पेश होंगे। वहीं दूसरी खबर विदेशों में हो रही मानव तस्करी को लेकर है। दरअसल ओमान की राजधानी मस्कट में भारतीय महिलाओं का नौकरी के नाम पर आर्थिक और मानसिक शोषण करने का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिछले दिनों पंजाब के एक गांव की 26 वर्षीय शादीशुदा महिला के भारतीय दूतावास की मदद से व्हाइट पासपोर्ट पर लौटने के बाद अब ऐसा ही मामला सामने आया है। यह भी महिला पंजाब की है। नारकीय जीवन जीने के बाद 2 दिन पहले मानव तस्करों के चंगुल से बचकर महिला अपने घर पहुंच गई है। भारत वापस आने से पहले पीड़ित महिला ने ओमान के मस्कट स्थित गुरुद्वारा साहिब में 2 महीने छिपकर दिन काटे। महिला की शिकायत पर पंजाब के जीरा की महिला ट्रैवल एजेंट जसपाल कौर, कर्नाटक बेंगलुरु के अलबक्स और ओमान में भारतीय मूल के मानव तस्कर मोहम्मद हाशिम के खिलाफ बंदी बनाकर बेचने और साजिश रचकर धोखाधड़ी करने समेत पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2014 में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे की जांच DSP जगरांव सतविंदर सिंह वीर खुद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब और बेंगलुरु के ट्रैवल एजेंट जसपाल और अलबक्स को गिरफ्तार करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ओमान में रह रहे मानव तस्कर मोहम्मद हाशिम के प्रत्यार्पण की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। महिला ने शिकायत में बताया कि वह बेहतर भविष्य और परिवार की गरीबी दूर करने के लिए अच्छी नौकरी की तलाश में थी। इस दौरान वो विदेश जाने के भी सपने देखने लगी, लेकिन इनका अंत ऐसा भयावह होगा सोचा नहीं था। जीरा की ट्रैवल एजेंट जसपाल कौर के बारे में किसी ने बताया तो उससे फोन पर संपर्क किया। जसपाल कौर ने विदेश जाकर काम करने की सलाह दी। कुछ दिन बाद जसपाल कौर उनके घर आई और ओमान मस्कट में नौकरी की पेशकश की। जसपाल कौर ने कुल 1.5 लाख रुपए में ओमान में अच्छी नौकरी, वेतन और रहने का भरोसा दिया। 1.5 लाख रुपए में 25,000 पेशगी ले लिए और बाकी के 1.25 लाख ओमान में मिलने वाले वेतन से काटने का एग्रीमेंट किया गया। 7 नवंबर 2022 को दिल्ली एयरपोर्ट से उसे ओमान की राजधानी मस्कट भेज दिया गया। वहां पहुंचने पर एयरपोर्ट से अलबक्स उसे लेकर गोल्डन ग्रेट लेकस नामक दफ्तर में छोड़कर चला गया। दफ्तर में उसकी मुलाकात मोहम्मद हाशिम से हुई। उसने उसका पासपोर्ट और अन्य सभी असली दस्तावेज छीनकर अपने पास रख लिए। करीब 10 दिन मोहम्मद हाशिम ने अपने पास रखने के बाद किसी अरबी परिवार में नौकरानी रखवा दिया। महिला के अनुसार वहां 3 महीने काम करने के बाद 2 महीने का वेतन देकर नौकरी से निकाल दिया गया। प्राप्त वेतन में से भी 800 ओमनी रियाल अलबक्स ने नौकरी की दलाली काट ली। इसके बाद मोहम्मद हाशिम ने किसी अन्य अरबी परिवार में काम पर रखवा दिया। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और वेतन भी नहीं मिला। जब भी पैसों की मांग करती तो उल्टा 1.5
लाख रुपए उससे ही मांगे जाते। पासपोर्ट और दस्तावेज पास न होने के कारण वापस भी नहीं आ सकती थी। कहा कि अगर पासपोर्ट और दस्तावेज चाहिए तो 1.5 लाख रुपए घर से मंगवा कर दो। मजबूरी में फिर एक और घर में नौकरानी का काम करने लगी। वहाँ 4 महीने काम करके भी वेतन नहीं मिला। बंधक बनाकर काम करवाया जाने लगा और पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था। एक दिन मौका पाकर वहां से भागने में कामयाब हुई और भारतीय दूतावास पहुंची। वहां भारतीय अधिकारियों को सारी बात बताई। उन्होंने जल्द व्हाइट पासपोर्ट, इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट पर भारत भेज देने का भरोसा और रहने की व्यवस्था पास में स्थित गुरुद्वारा साहिब में करवा दी। वहां हर वक्त अलबख्श और मोहम्मद हाशिम के आने का डर सताता रहता था। भारतीय दूतावास ने तमाम औपचारिकता पूरी करने में करीब 3 महीने का समय लगा दिया। आखिर व्हाइट पासपोर्ट पर ओमान से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। महिला ने बताया कि जीरा के ट्रेवल एजेंट जसपाल कौर के पास कोई भी आधिकारिक लाइसेंस नहीं है। इसी वजह से उसे वर्क परमिट का एग्रीमेंट देने के बजाय यात्रा पर ओमान भेजकर आगे नौकरी के लिए बेचा जाता रहा। कानूनी कागजात न होने की वजह से उसे ओमान में नौकरी करते पकड़े जाने पर जेल भी हो सकती थी। महिला ने पंजाब और देश की सभी महिलाओं को आगाह करते हुए बताया कि विदेश जाने से पहले ट्रेवल एजेंट का लाइसेंस और अपने वीजा की जांच जरूर करवाएं। पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज पास न होने के चलते डरा कर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जाता है। कई मामलों में महिलाओं के शारीरिक शोषण की भी खबरें आती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ओमान से लौटी एक अन्य महिला की शिकायत पर थाना सदर जगरांव की पुलिस ने रायकोट बसिया के ट्रेवल एजेंट विक्की सिंह, दुबई में बैठे उसके साथी कृष्ण कुमार और ओमान के अज्ञात मानव तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक भलाई पार्टी के प्रधान बलवंत सिंह रामूवालिया ने कहा कि उन्होंने मंत्री रहते हजारों लोगों को विदेश से बचाकर निकाला था। पंजाब में ठग ट्रेवल एजेंटों के खिलाफ कड़ा कानून बनाने के लिए बनाई गई कमेटी के वे सदस्य थे और जो प्रावधान रखे गए थे उन पर सरकारों ने अमल किया। ट्रेवल एजेंट कमजोर कानून के चलते बच जाते हैं और मुकदमे दर्ज होने के बावजूद उन्हें सजा नहीं मिलती। अगली खबर चीन से है। दरअसल चीन विवादित अक्साई चीन इलाके में लगातार बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन ने अक्साई चीन में कई सड़कों, चौकियों का निर्माण कर लिया है। साथ ही चीन के सैनिक के लिए आधुनिक कैंप हेलीपोर्ट में बनाए जा रहे हैं। ब्रिटेन बेस्ड थिंक टैंक जेटहैम हाउस ने अक्टूबर 2022 से 6 महीने की सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करके यह रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा कई अन्य तथ्यों का भी अध्ययन किया गया। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चेटहैम हाउस, जिसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स भी कहा जाता है, उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने सीमा पर अपने बुनियादी ढांचे में जबरदस्त विकास किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि अक्साई चीन में सड़कों, चौकियों, आधुनिक वाटरप्रूफ कैंप, पार्किंग एरिया, सोलर पैनल, हेलीपोर्ट का निर्माण किया गया है। हेलीपोर्ट में 18 हैंगर्स और एक छोटा रनवे भी बनाया गया। माना जा रहा है कि इस रनवे को ड्रोन्स की उड़ान के लिए बनाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि चीन की सेना ने अक्साई चीन इलाके में तैनात अपने सैनिकों की सुविधा के लिए पूरा तंत्र विकसित कर लिया है। बता दें कि भारत अक्साई चीन इलाके को लद्दाख का हिस्सा मानता है, वहीं चीन अक्साई चीन को अपनी शिनजियांग और तिब्बत का हिस्सा मानता है। 1962 की लड़ाई में चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया था। गलवान घाटी अक्साई चीन के पास ही स्थित है, जहां साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान बलिदान हो गए थे। वहीं चीन ने अपने 4 सैनिकों के मरने का दावा किया था। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट में बताया गया कि चीन के भी 40 से अधिक जवान मारे गए। चीनी सेना देपसांग में भी अपना प्रभाव बढ़ा रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देपसांग में भी चीनी सैनिकों की पेट्रोलिंग बढ़ गई है। माना जा रहा है कि देपसांग में मौजूद दौलत बैग ओल्डी हवाई पट्टी पर भारतीय संचालन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। साथ ही देपसांग में ही मौजूद राकी नाला इलाके से भी चीन की चौकियां साफ देखी जा सकती है। माना जा रहा है कि इस इलाके में भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग को रोकने के उद्देश्य से यह चौकियां स्थापित की गई है। चीन शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला प्रस्तावित G495 हाईवे का भी निर्माण कर रहा है। यह हाईवे 2035 तक बनकर तैयार हो सकता है। इस हाईवे के बनने से अक्साई चीन, देपसांग, गलवान घाटी और पेंगोंग सो झील तक चीन की पहुंच बेहद आसान हो जाएगी। यह हाईवे इन विवादित इलाकों को चीन से जोड़ेगा और इससे TLA को नया सप्लाई रूट भी मिल जाएगा। इस हाईवे के निर्माण से साफ है कि चीन अक्साई चीन को पूरी तरह से मेनलैंड चीन से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। अभी तक चीन की सेना की अक्साई चीन में सीमित सैनिक चौकियां थी और चीनी सेना अस्थायी तौर पर यहां तैनात थी। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों से साफ है कि चीन की सेना अस्थायी तौर पर यहां तैनाती की तैयारी कर चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेंगोंग सो झील के पास चीनी सेना
एक पुल का निर्माण कर रही है। पुल निर्माण के बाद PLA के रुतोग मिलिट्री बेस से चीनी सैनिकों की इस इलाके में तेजी से तैनाती संभव हो सकेगी। इसे देखते हुए दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों बीते 6 दशकों में सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत और चीन के बीच बातचीत की कोशिशें भी हो रही है और दोनों देशों में 18 राउंड की शीर्ष सैन्य स्तर पर बात हो चुकी है। भारत सरकार साफ कर चुकी है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ संबंध समान नहीं हो सकेंगे। वहीं अगली खबर धर्मांतरण से जुड़ी है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार मौलवी अब्दुल रहमान ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। मौलवी ने बताया कि उसने ही 2 नाबालिग हिंदू लड़कों का धर्म परिवर्तन कराया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया था, जिसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। ये लोग ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार मौलवी अब्दुल रहमान ने कई बड़े खुलासे किए। अब्दुल रहमान ने कहा कि उसका मुख्य मकसद इस्लाम मजहब का प्रचार प्रसार करना है और नाबालिग हिंदू लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण कराना था। इसके लिए वह सबसे पहले हिंदू लड़कों को अपने जाल में फंसाता था और उन्हें इस्लाम के बारे में जानकारी देता था। जब वह लड़के उससे प्रभावित हो जाते थे तो उनके धर्मांतरण के लिए आगे का प्लान बनाता था। अब्दुल रहमान ने बताया कि करीब 1 साल पहले उसकी मुलाकात 2 नाबालिग हिंदू लड़कों से हुई थी। दोनों नाबालिग लड़कों को वह अपने झांसे में लेने की कोशिश में लगा हुआ था, साथ ही उन्हें मुस्लिम धर्म के बारे में बता रहा था। शुरू में तो दोनों लड़के उसकी बातों को अनसुना कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसने दोनों लड़कों को अपने झांसे में ले लिया। अब्दुल रहमान ने बताया कि वह लड़कों से कहता था कि इस्लाम ही सर्वोपरि है, तुम दोनों इस्लाम धर्म अपना लो। उसकी इस बात पर दोनों लड़कों ने हामी भर दी और वह नमाज पढ़ने के लिए आने लगा। हालांकि लड़कों की हरकतों पर उनके परिजनों को शक हो गया था। एक लड़के के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की। अब्दुल रहमान ने बताया कि जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो वह भी डर गया। जब उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा तो उसने अपने मोबाइल से सभी हिस्ट्री और चैट डिलीट कर दी। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिल रही है। जांच में पुलिस को पता चला है कि धर्मांतरण के ठेकेदारों ने महाराष्ट्र के मुंब्रा में 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले गुजरात से एक फोन कॉल आई थी। कॉलर ने बताया कि इन लोगों ने मुंब्रा धर्मांतरण का बड़ा रैकेट फैला रखा है। करीब 400 लोग इनके झांसे में आकर अपना धर्म बदल चुके हैं। पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले व्यक्ति ने कई अहम जानकारी देते हुए कुछ नंबर भी शेयर किए हैं, जिन नंबरों से बातचीत होती थी। पुलिस टीम ने इन नंबरों का भी पता लगाने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि यह धर्मांतरण का बड़ा रैकेट हो सकता है, लेकिन इन आंकड़ों की सच्चाई जानने के लिए साइबर सेल, ATS समेत कई एजेंसियां जुटी हुई है। बता दें कि धर्मांतरण के आरोपी मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि इसका सिंडिकेट शहनाज उर्फ बद्दो अभी फरार है। पुलिस शहनाज की कॉल डिटेल निकाल रही है। गाजियाबाद पुलिस थाने पुलिस की मदद से छापेमारी कर रही है। अब तक 10 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन बद्दो बार बार पुलिस को चकमा दे रहा है। जांच में पुलिस को पता चला है कि वो हिंदू नाम के जरिए नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। उसने हिंदू नाम से कई फेक ID भी बना रखी थी। पुलिस को जांच में पता चला है कि अभी तक 4 नहीं बल्कि 5 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरोपी नाबालिग बच्चों को टारगेट कर उनका धर्म परिवर्तन करा रहा था। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।